गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है वंस अगेन। लगातार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं और मुझे लगातार प्रोत्साहन दें ताकि मैं लगातार वीडियो पे वीडियो आप लोग को देता रहूं और इस वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान का जो स्तर है, जो समझने का जो IQ लेवल है और EQ लेवल है, उसको मैं बढ़ाने का भरपूर प्रयास करूं। ये वीडियो और इस तरह के जो प्लेलिस्ट बनाए जा रहे हैं, ये आपके जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times, you will be very smart in some times. Of course, I promise all of you, I definitely upload 2 or 3 videos for all of you. So watch this video 2 or 3 times. Once again I'm saying, so start the first topic I am explaining about आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं। इसका हाल में काफी चर्चा पे रहा आर्टिकल 217। देखिए, इसके बारे में आपको समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये घटना क्यों है, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो राष्ट्रपति ने अभी अनुच्छेद 217 के जो उपखंड है उसे हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट की अपर न्यायाधीश श्रीमती बिमला सिंह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश नियुक्त किया है। देखिए क्या है मामला, अब उसको छोड़ दीजिए, लेकिन समझिए 217 क्या कहता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या है। एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन शर्त है कि उस हाईकोर्ट के नियुक्ति के दरमियान, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके नियुक्ति के दरमियान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो हाईकोर्ट में, तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श आवश्यक हो जाता है। तो संक्षेप में अगर क्वेश्चन बनेगा कि हाईकोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति के समय किन किन लोगों का परामर्श आवश्यक है, तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का, उसके बाद उस राज्य के राज्यपाल का और उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श अति आवश्यक है। उसके बाद ही उसका नियुक्ति होता है। ओके, कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। यू नो अबाउट दैट, आई थिंक यू नो हाउ, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उसको कैसे हटाया जाता है या कैसे वो अपना पद खाली करते हैं। तो सबसे पहला तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर के द्वारा अपना लिखित आवेदन दे दीजिए कि मैं पद त्याग छोड़ रहा हूं। ओके, किसी भी न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के जो क्लोज 2 में लिखा है, उसी के रीति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसी भी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति के द्वारा उसे भारत में किसी अन्य हाई कोर्ट को अंतरित करने पर वो पद रिक्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 217 के बारे में आप ओवरऑल 2 बातें समझ जाइए कि हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है उसका जिक्र आर्टिकल 217 में किया गया है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अर्थात हाई कोर्ट के सुप्रीम यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया मैंने इसमें समझाया। अगला है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियां पहले जैसे ही रहेगी, केंद्र सरकार का कहना है। ये तो केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन क्या जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार के पास रहेगी, बचेगी? अभी आपको पता होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 2021 यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021 स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्वाचित सरकार की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेगा। ये ऐसा कहना है। क्या है पृष्ठभूमि, इसके बारे में ऐसा ये क्यों कहा जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी? 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया GNCTD अधिनियम, दिल्ली के उपराज्यपाल को बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य राजधानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए किया गया है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हो, ऐसा
लेकिन इसके कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि इस अधिनियम के द्वारा राजधानी जो दिल्ली क्षेत्र है उसमें सरकार का तात्पर्य अब राज्यपाल उपराज्यपाल होगा, मतलब मुख्यमंत्री का कोई महत्व नहीं रह गया, ऐसा ऐसा लग रहा है लोगों को। कानून में जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाना पड़े तो उस मामले में उपराज्यपाल के जो आईक्यू है यानी विवेकाधीन है उसकी शक्तियां प्रदान कर दी गई है, मतलब उससे अब पूछ के ही हर काम होगा। इसके तहत मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर, ध्यान रहे किसी भी निर्णय पर उस निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल का अनिवार्य राय लेना जरूरी है। अगर उस पर राय नहीं लिया जाता है, अगर उसमें उपराज्यपाल में हामी नहीं बढ़ती है या हामी नहीं भरा जाता है तो वो बिल या वो नियम बन ही नहीं पाएगा। लेकिन चिंता है इससे, क्योंकि विशेषज्ञों का अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूरी है, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे कि आप कहे तो लगातार महामारियों के बढ़ने से ढेर सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई है जो वर्तमान सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, ऐसा बातें कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही झटके में आपने क्या किया, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित सरकार है उसको आपने अपंग बना दिया, उसको विकलांग कर दिया। शॉर्ट में कहे तो गैर निर्वाचित केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अब सर्वे सर्वा होगा और उनके बीच जो टकराव है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि सारा का सारा सुप्रीम पावर तो आपने एलजी को दे दिया। ये है कंसेप्ट। तो आप सुनिए दिल्ली की प्रशासन पद्धति के बारे में। ये पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है कि दिल्ली का पृष्ठभूमि, दिल्ली कैसे चलता है, उसका राज्य प्रशासन कैसे चलता है। वर्ष 1991 में 1991 में संविधान का 69वां संविधान संशोधन किया गया। उसके माध्यम से अनुच्छेद 239AA आर्टिकल 239AA कैपिटल AA जोड़ दिया गया और इसके तहत एक विधायिका सहित एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का गठन किया गया। अगर बात करें मौजूदा नियम के अनुसार या अधिनियम के अनुसार, दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ दिया जाए तो सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और अभी का जो एक्ट लाया गया है, जो अधिनियम में संशोधन किया गया है, एक तरह से एलजी का पावर को सुप्रीम कर दिया गया है और जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं अर्थात सीएम की पावर को मतलब एक तरह से कटल कर दिया है, कमजोर कर दिया है, कम कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है इस पर आप अपना राय दे सकते हैं। क्या ये जरूरी था? क्या दिल्ली के जो जनता है क्या इससे खुश है? एवरीथिंग विल बी, अपने अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर का जो दरबार स्थानांतरण होता है। आपको पता होगा कि हर 6 महीने में दरबार स्थानांतरण होता है, तो अब इस पर एक तरह से स्टे लगा दिया गया। अब ये सब नहीं होने वाला है, अब ये परंपरा भंग हो गई है, होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, गर्मियों में दरबार स्थानांतरण के दौरान केवल संवेदनशील रिकॉर्ड ही जम्मू कश्मीर में से श्रीनगर ले जाया जा रहा है, ठीक है, जबकि पिछले वर्षों में इस प्रक्रिया के दौरान समूचे प्रशासन और रिकॉर्ड को स्थानांतरित किया जाता था। अब केवल जितने भी सेंसिटिव इश्यूज है, सेंसिटिव जो मामले हैं या सेंसिटिव जो रिकॉर्ड है उसी को ले जाया जाएगा। बाकी सब कुछ स्थानांतरण यहाँ से वहां करना, ताम झाम, ये सब बहुत बकवास जो चीज था उसको समाप्त किया गया है और ये शायद स्वागत योग्य कदम है मेरे ख्याल से। देखिए दरबार स्थानांतरण होता क्या है, दरबार स्थानांतरण समझिए क्या है। यह लगभग 1 सदी पुराना मतलब कथा है, प्रथा है, प्रचलित मान्यताएं हैं कि जिसमें सरकार की जो राज्य की जो राजधानियां होती थी वो 2 जगह होता था, एक श्रीनगर, दूसरा जम्मू कश्मीर में 6-6 महीना के लिए। खबर है कि यह परंपरा 19वीं शताब्दी के अंत में जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, डोगरा वंश के राजा रणवीर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और तत्कालीन डोगरा शासकों का राज्य जो था कश्मीर, उसके निकटवर्ती जो लद्दाख का, चूंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख तक विस्तृत था, अतः दरबार का स्थानांतरण की शुरुआत प्रशासन को कश्मीर की जनता के नजदीक लाना था। मतलब वहां तक अधिक से अधिक जनता के पहुंच हो, जनता उसमें आसानी से अपना दुख दर्या प्रकट कर सके इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए लाया गया था। लेकिन इस परंपरा का अब आलोचना हो रहा है। वर्तमान समय में यह अप्रासंगिक नहीं है। देखिए ध्यान पूर्वक सोचिएगा तो आप, दरबार स्थानांतरण प्रक्रिया में होता क्या है कि बेकार और अनावश्यक गतिविधियां, समय, प्रशासन, ऊर्जा इत्यादि की बर्बादी होती है। सुरक्षा बलों पर भारी बोझ आ जाता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था जो होता है डिसऑर्डर हो जाता है, न्याय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न्यायिक प्रशासन एक तरह से उसमें बाधा उत्पन्न होती है, ढेर सारी समस्याएं हैं। इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है और दरबार स्थानांतरण अब ये सब बकवास चीज होने के लिए मतलब कोई जगह नहीं है, ठीक है। यही है दरबार स्थानांतरण के बारे में, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, नथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट इट। नेक्स्ट है कि लोग अपने धर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
और ये इसमें नई कोई बात नहीं है। आपको प्रस्तावना से लेकर भारत के मौलिक संविधान में आर्टिकल 25 से 28 पढ़िए, या फिर 15 पढ़िए, या 14 पढ़िए, या 16 पढ़िए, सब में कहीं ना कहीं धर्म शब्द का उल्लेख है। उसका बताया गया कि धर्म के नाम पर कोई विशेष आपको मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म के हैं तो इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आस्था प्रकट करने, उसको मानने, उसको मनाने, उसको प्रचार प्रसार करने, उसका प्रबंधन करने सब कुछ अधिकार है। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 25 to 28। आपको 12 बातें बता देंगे, अभी नहीं बताना है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। अदालत में एक दायर याचिका की गई थी जिसमें कहा गया देश भर में आजकल क्या हो रहा है, सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा है। मतलब बहुत सा हल्ला हो रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, फोर्सफुल धर्मांतरण हो रहा है। याचिका में शीर्ष अदालत ने काला जादू, अंधविश्वास, धमकी से डराकर या प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी के मामले फंसाकर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रलोभन दे दीजिए कि आप इस धर्म में आ जाइएगा तो आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। तो ये जो फोर्सफुल धर्मांतरण है वो एक पूरी तरह से कहा जाए तो आपके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है, और राज्य को दिशा निर्देश दी गई है कि इस तरह के काम ना हो। अदालत के अंदर क्या टिप्पणी किया गया है, सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। आर्टिकल 25 में जिक्र किया गया इसका। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है, उस पसंद का जीवन साथी चुन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका निर्णय करता स्वयं अंतिम वही है। राज्य निर्धारित नहीं करेगा कि आप किससे शादी करेंगे, किस कौम में रहेंगे, किसके साथ घूमेंगे, क्या खाएंगे, ये सब राज्य का कोई कर्तव्य नहीं है। इसमें राज्य का कोई दखलंदाजी होना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है। अदालत धर्म या जीवन साथी के संबंध में किसी भी व्यक्ति की पसंद के फैसले पर अपना निर्णय नहीं दे सकती है। अदालत का क्या मतलब है इसमें? अदालत बताएगी कि आप किससे शादी करेंगे या किसके साथ रहेंगे या कौन सा धर्म अपनाएंगे। अदालत का कहना स्पष्ट है कि इसमें मैं कोई निर्णय नहीं सुनाऊंगा और राज्य को इस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्था निजता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, और निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी स्पष्ट रूप से आर्टिकल 21 में जिक्र किया गया है। यह मौलिक अधिकार है और इसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं किया सकता है। संविधान के पीठ के फैसले में निजता के अधिकार को जीवन की गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार के समान बताया गया है, और इसका उल्लंघन करना मतलब एक तरह से आप संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत कुछ बताया। आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अच्छा से पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 को 19 से 14 से और 15 से और साथ साथ 25 से 28 से जोड़कर देख लीजिए। उसके बाद तरह तरह के जो लॉ है, जो अलग अलग शरीयत लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद फिर पारसी लॉ एक्ट अलग अलग है। इसमें इतने अलग अलग धर्मों का अपना अपना मतलब कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस के कारण जो मतभेद पैदा होता है लोगों के बीच, उनको एक तरह से संतुलित करने के लिए इसका एक रास्ता है तो कॉमन सिविल कोड, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं पीएम केयर्स। पीएम केयर्स के बारे में समझते हैं। पीएम केयर्स अभी चर्चा में है और पिछले साल भी चर्चा था। जब से कोविड-19 फैल रहा तब से पीएम केयर्स वंस अगेन चर्चा में आ गया है, क्योंकि पीएम केयर्स का गठन तो वास्तव में कोविड-19 के दरमियान ही हुआ। देखिए इसमें नया बात कुछ नहीं है, बस एक समझिए कि दबाव परिवर्तन अधिशोषण क्या होता है। ये सुनिए, नया कंसेप्ट है दबाव परिवर्तन अधिशोषण। इस इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर स्विंग्स एड्जॉर्प्शन। क्या है दबाव परिवर्तन अधिशोषण? एक साइंस का कंसेप्ट है। आपको अगर आपने क्लास 12 में पृष्ठ तनाव और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें समझा होगा। अगर जो विद्यार्थी आर्ट्स के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए अधिशोषक अलग अलग पदार्थ की एक विशेष अधिशोषण की क्षमता होती है। अधिशोषण और अवशोषण अलग अलग चीज है। अधिशोषण का मतलब उसके सतही के ऊपरी हिस्सा में होने वाला पदार्थ का चिपकना, लेकिन अवशोषण तो इंटरनल होता है, अंदर घुस जाता है। जैसे चौक को अगर आप पानी में डुबाओगे तो चौक पूरी तरह से भीग जाएगा। अगर चौक ऊपरी तरह से भीजा है तो वह है अधिशोषण, और चौक के अगर आपने नील में डुबा दिया तो चौक नील जो है चौक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये है अवशोषण। इसी को हम इस कंसेप्ट से जोड़ के बता रहे हैं। दबाव परिवर्तन अधिशोषण अधिशोषक सामग्री से समानता तथा गैसीय वर्ग की आणविक विशेषताओं के अनुसार। अधिशोषक वर्ग की समानता और गैस वर्ग का अपना अपना लक्षण जो होता है उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दबाव के माध्यम से गैसों के मिश्रण से कुछ गैसीय कणों को अलग करने का, ठीक है। और यही है टेक्निक, मतलब दबाव के अंतर को ध्यान में रखते हुए अधिशोषण सामग्री को कैटेगराइज करते हुए विशेष गैसों को छान लेना, अलग कर लेना, यही है दबाव परिवर्तन
अधिशोषण। यह लगभग वातावरण के टेम्परेचर पे काम करता है, जो टेम्परेचर नॉर्मल है उस टेम्परेचर पे वर्क करता है, और गैसों के पृथक्करण की क्रायोजेनिक आश्वासन तकनीक से काफी अलग है। उच्च दबाव पर जो गैस होता है, जो टारगेटेड गैस होता है, उस टारगेटेड गैस का अधिशोषण करने हेतु विशिष्ट अधिशोषक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा जियोलाइट्स, सक्रिय कार्बन, विशेष प्रकार का छन्नी, जो एक अवशोषक होता है, एक अधिशोषक होता है और इसको छान लेता है। इसके बाद प्रक्रिया में दबाव में चेंजिंग करके, निम्न दाब करके अधिशोषित सामग्री है उसको हम लोग आराम से हटा लेते हैं। ये है एक साइंस का कंसेप्ट। दबाव परिवर्तन अधिशोषण समझ गए, सीधा सा है। अलग अलग अधिशोषण पदार्थ होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग गैसों को कैटेगराइज किया जाता है और उसके संपर्क में लाकर उसको चूस लिया जाता है। अब हम आते हैं पीएम केयर्स के बारे में। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है। वंस अगेन, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड का गठन कोविड-19 महामारी और इसी प्रकार की अन्य आपात जो कंडीशन हो जाएगा उस समय क्या होता है कि दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। पीएम केयर्स फंड के बारे में और समझ जाइए कि पीएम केयर्स फंड का गठन जो है वो 2020 में किया गया था, मार्च 2020 में, आपको पता होगा। और इसका गठन जो है पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया है। यह विदेशी अनुदान को स्वीकार सकता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बाहर से विदेशी पैसा आता है, क्या पीएम केयर्स में जा सकता है? तो जी बिल्कुल जा सकता है। ओके, और ये 100% टैक्स मुक्त है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीएम केयर्स जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग है। आपको पता होना चाहिए पीएम केयर्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है उससे अलग होता है। डिजास्टर एक फंड है अलग, पीएम, ठीक है, वो प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग है। फंड का प्रबंधन कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष हो जाएगा। उसके अलावा रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है और वित्त मंत्री। ध्यान रहे विदेश मंत्री इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, 4 मंत्री इसमें हैं। इस निधि को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, इसके मतलब एक तरह से सदस्य हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। पीएम केयर्स के बारे में समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूं जो बकवास है, हालांकि आप इसमें ध्यान ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट एक समझ लीजिए। नेता परिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? ऑपोजिशन ऑफ लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको बोलते हैं, विपक्ष का नेता। सीधा सीधा विपक्ष का नेता का कैटेगरीज या फिर उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा में जो सत्ताधारी दल है अथवा जो गठबंधन का सरकार है उसको छोड़ दिया जाए। तो उसके अलावा गणपूर्ति, सदन का गणपूर्ति 1/10 होता है। तो लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 यानी 26। तो 1/10 यानी गणपूर्ति के बराबर सदस्यों वाले दल के नेता को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाती है, बशर्ते यदि विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने वाले या प्रदान करने वाले के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक से अधिक दलों के पास सदस्यों की संख्या अगर समान है, मानते 2 दल है और दोनों सरकार को छोड़कर दोनों के पास बराबर सीट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में अधिक मत जिसने हासिल किया है उसके दल को आधिकारिक रूप से विपक्ष माना जाएगा और उसी के दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन और विविध कर दे तो यदि प्रतिस्पर्धा करने वाले दलों का विधानसभा चुनाव में समान मत हासिल हो तब नेता प्रतिपक्ष पद बारी बारी दोनों दलों को सौंपा जाएगा। इसके लिए ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आए तो नेता प्रतिपक्ष की दर्जा उसी को मिलेगी जो सत्ताधारी पद यानी गठबंधन सरकार को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनके पास लोकसभा में 110 और राज्यसभा में 110, मतलब सीधा सीधा 55 यानी कोरम की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी भैया आपको नेता पक्ष का दर्जा मिलेगा। तो आपको पता होगा 2014 से 2019 के बीच में कोई भी नेता पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में कोई नहीं चुना गया, क्योंकि उन्होंने सीट ही नहीं ला पाए, 55 सीट ही नहीं जीत पाए। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट है संसदीय समितियों के बारे में। देखिए संसदीय समितियां क्या होती है, अभी हाल में बहुत संसदीय समिति चर्चा में था, इसके बारे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो लोकसभा के
वेबसाइट में लिखा है कि संसदीय समिति क्या होता है। जब आप लोकसभा के वेबसाइट में जाइएगा तो उसमें आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी उस समिति को कहा जाता है जो सभा द्वारा नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित मतलब नॉमिनेटेड किया जाता है उसको, तथा अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार वो काम करते हैं। वो अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। ये तो संसदीय समिति की परिभाषा हुई। संसदीय समिति जनरली दो प्रकार की होती है, एक होता है परमानेंट जिसको हम लोग अस्थायी बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन परमानेंट नहीं तदप यानी एडहॉक बेस में जो होता है, तो स्टैंडिंग कमेटियां और दूसरा होता है एडहॉक कमेटियां। लेट्स सी अबाउट इट। अस्थायी समितियां वो होती है जो अपना अनवरत प्रकृति की होती है, लगातार चलती रहती है, इनका कार्य निरंतर चलता रहता है। कई प्रकार की समितियां वार्षिक आधार पर फिर से गठित होती रहती है, हर साल इसका गठन होता है। और जहां तक तदप समिति की बात है, एडहॉक समिति है, ये किसी विशिष्ट प्रयोजन विशिष्ट खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य की पूर्ति होती है, काम समाप्त होता है और ये भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अब आते हैं, क्या इसका कोई संवैधानिक प्रावधान है? तो जी हाँ, संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संचालन के नियम के लिए बनाया गया है। तो 105 में और 118 में इसका जिक्र है संसदीय समितियों का, उसको शक्ति मिलता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, उससे रिलेटेड अलग अलग समितियां होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पहले विभागों से। अभी टोटल कितने विभाग हैं? तो अभी वर्तमान में 24 अस्थायी समितियां होती है। अलग अलग विभागों के 24 अस्थायी समितियां हैं जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आते हैं। चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग कृषि विभाग अलग है, कल्याण विभाग अलग है, पशु विभाग अलग है, इसी तरह से वित्त विभाग अलग है, प्रशासन का विभाग अलग अलग है। तो अलग 24 डिपार्टमेंट है और 24 के 24 डिपार्टमेंट जो होते हैं ये भारत सरकार के मंत्रालय के अपने अपने मंत्रालय के तहत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें विभागों से संबंधित जो अस्थायी समितियां होती है उनका देखा जाए तो वित्तीय समितियों के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वित्तीय समितियों के बारे में। तो वित्तीय समितियों में दो प्रकार का समिति है, एक प्राक्कलन समिति जिसको इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, और तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ध्यान रहे, प्राक्कलन समिति में किसी भी सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं। दूसरी बात, एक और होता है लोक लेखा समिति जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी प्रक्रम या उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 15 को लोकसभा से और बाकी बचा 7 वो राज्यसभा से होते हैं। तो मैंने इस टॉपिक में आपको संसदीय समितियों की परिभाषा, उनका कर्तव्य, उनका रोल क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, दूसरा एडहॉक होती है। उसके बाद 24 प्रकार के अभी वर्तमान में विभाग है, उसके तहत अलग अलग समितियां हैं। और फिर मैंने बताया कि वित्त विभाग से जुड़ी जो 2 समितियां हैं जिसको प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके बारे में, उसकी संख्या के बारे में, कहाँ से सदस्य होते हैं, इसके बारे में बताया। ओके, चलिए अब अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एडहॉक जजों की जो नियुक्ति हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की है कि एडहॉक जजों की जो नियुक्ति है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पेंडिंग पे पेंडिंग, तारीख पे तारीख के कारण केसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना जरूरी है। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कि इसमें कुछ संविधान कुछ कहता है कि नहीं कहता। देखिए, हाईकोर्ट के न्यायालयों में यानी हाईकोर्ट में यानी उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश को संबंधित हाईकोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने और उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए तदर्थ एडहॉक जजेज नियुक्त करने चाहिए, भले ही अदालत में लंबित मामलों की संख्या लाल रेखा को पार कर ले। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों जरूरी है। तो एक तो जानते हैं समय की मांग है भैया, एक ऐसी प्रक्रिया लागू करनी चाहिए जहां मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू की जानी चाहिए स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से जब मन तब नियुक्त हो जाए एडहॉक। और इसको पूरा तरह से एडहॉक जज में क्या होता है, आजकल सरकार जो है लगातार मतलब परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रही है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। और अगर जजों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लगे, तदर्थ बेसिस पे होने लगे, तो इससे न्याय प्रणाली गड़बड़ा जाएगी और लोगों को एक संदेह होने लगेगा सरकार पर भी। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि एडहॉक जजों के बारे में कोई संविधान का कोई आर्टिकल है। तो आर्टिकल 224 का ए एडहॉक जजों के बारे में बताता है कि एडहॉक जजों की नियुक्ति हो सकती है। तो कैसे होगा? इसके तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय
राष्ट्रपति से सहमति लेगा और उसी हाईकोर्ट के अथवा किसी अन्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो कार्य कर चुके हैं, किसी व्यक्ति से राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, एडहॉक जज के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति ऑलरेडी या तो उसी हाईकोर्ट में या किसी भी अन्य हाईकोर्ट में काम किया हो और उस व्यक्ति से अनुरोध करना पड़ेगा, तभी वो एडहॉक जज बन सकते हैं। अगर वो एडहॉक जज बन जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा उनके भत्ते निर्धारित कर दिए जाएंगे, मतलब कितना उनको वेतन मिलेगा, क्या उनको पावर मिलेगा। तो याद रखिएगा, हाईकोर्ट के जजों के बराबर उनको पावर मिलता है, उनको अधिकार मिलता है, उनकी शक्तियां मिलती है, उनके विशेष अधिकार मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उसको हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। एडहॉक जजेस को हाईकोर्ट का जज नहीं माना जाना चाहिए, उसके इक्वल नहीं है वो, और इसको बराबर कभी दर्जा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या न्यायालयों के लंबित मामलों की संख्या के तुल्य बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में जो रेशियो होना चाहिए जज और केसों की संख्या के आधार पर, वो बहुत घटिया स्थिति है। ठीक है, 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है भारत में, और लगभग हर हाई कोर्ट में नियुक्तियों की संख्या बहुत कम है। 60%, कहीं 75%, तो कहीं 25%, 40% खाली है, वैकेंसी है। बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बारे में आप समझिए, इससे एक प्रश्न आ सकता है। चूंकि अभी हाल में ही 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है, तो स्वाभाविक है अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त, फ्री, ठीक है, इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, और भारत में संघ और राज्य निर्वाचन उसकी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए वो उत्तरदायी है। यह बॉडी अर्थात भारत का जो चुनाव आयोग है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान मंडल अर्थात राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों का चुनाव करवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो 3rd टियर में जो चुनाव होता है पंचायत और नगर पालिका का, उसमें अलग से एक बॉडी है जिसको राज्य चुनाव आयोग कहते हैं, जिसका गठन वही आपको पता होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। पंचायती राज को बल दिया गया था। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण तथा निर्वाचक मतदाता सूची तैयार करना का काम निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अब आते हैं हम इसकी संरचना के बारे में कि कितने सदस्य होंगे। तो संविधान में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में क्या क्या बातें बताई गई है। निर्वाचन आयोग जो होगा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या से मिलकर बनेगा। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण नहीं है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति समय समय पर कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो मैं उसको क्लियर करता हूँ। देखिए, ध्यान रहे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो आयोग मतलब चुनाव आयोग के अध्यक्ष तो होते ही हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनकी शक्तियां फिर भी उनकी शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बराबर ही होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आयोग के सभी मामले सदस्यों के बीच बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य जितने भी लाभ सब समान होते हैं। रही बात पदावधि की, कितना कार्यकाल होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों के कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वो होता है। कभी भी वो अपने राष्ट्रपति को लिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। रही बात उनको हटाने का बात, वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, समय पूर्व भी हट सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का परामर्श जब तक नहीं मिलेगा राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का पद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्लेजर पे होता है, तो जी हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछकर दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटा सकते हैं।
उनका वेतन भत्ता सरकार द्वारा निहित होता है, यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ये भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है, जबकि होना चाहिए था, सुधार होनी चाहिए था। दूसरी बात, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो नियुक्ति होता है वो प्रक्रिया थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें एक संशोधन की जरूरत है। ये मेरा और बहुत से जो संविधान विशेषज्ञ है उनका भी कहना है कि इनके लिए एक कॉलेजियम बॉडी होनी चाहिए, जिसमें सरकार, विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महानुभाव हो और चुनाव आयोग में वो जो लंबे समय तक कार्य किए हो, जिनका अनुभव हो, उनको शामिल करना चाहिए। एक बेहतर बॉडी होनी चाहिए ताकि सरकार का जो रवैया है, क्योंकि देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें अधिकांश लोगों को ये मैसेज आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनके जो वेतन भत्ते होते हैं सरकार निर्धारित करती है, उनमें सरकार अगर फेवरेबल कंडीशन अगर अपना फेवर उठाना चाहती है तो उनको मदद कर देगी। उसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनको विशेष प्रकार का लाभ, पद इत्यादि मिल जाता है। तो उनके मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड तो है नहीं यहाँ पर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो कोई रोका नहीं है या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कोई रोका नहीं है कि आप अपना त्याग पत्र दीजिए और सरकार में आइए, पार्टी में चुनाव लड़िए, नेता बन जाइए, राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी विशिष्ट बॉडी का आप अध्यक्ष बन जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए। ये सब जो है मतलब कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा को एक तरह से कलंकित करता है, क्योंकि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो मैंने सब कुछ बताया। That's it sufficient for this video. In this video, we discuss most important topics with detail in Hindi. If you love this video, please share and subscribe to your friends and fellows. I would try my best to upload 3 or 4 videos daily. But before this, I must say, you must subscribe my channels so that I always try my best. Yes, I am getting success in this way. Thank you.